मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा चल रहा है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का। और अगर लेक्चर क्रम देखा जाए जो आईपीसी के लेक्चर क्रम में है उसमें 18वां ये क्लास है। इससे पहले आपके 17 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और ये थोड़ा सा समय के साथ जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके साथ ये प्रासंगिक भी हो गया है। तो इसके जो सेक्शन है उस पर हम बहुत ही विस्तृत रूप से बात करेंगे। और हो सकता है कि आगामी जो हमारे एग्ज़ाम हैं यानी जो 21 और 22 में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो यहाँ से क्वेरी कर ली जाए। तो जो अध्याय 15 का टाइटल है वो है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में। लोक स्वास्थ्य, क्षेम से तात्पर्य होता है कुशलता, यानी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, शांति से चल रहा है। अगर उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए या बाधित कर दिया जाए, या कोई सुविधा सार्वजनिक रूप से बहाल है जिसका जन कल्याण में कोई सुविधा बहाल है और उसे बाधित कर दिया जाए, अथवा शिष्टता या सदाचार को प्रभावित किया जाए, तो वो सारे अपराध जो हैं, वो सारे क्राइम आपके अध्याय 15 के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर सेक्शन की बात की जाए तो धारा 268 यानी 268, सेक्शन 268 से लेकर के और सेक्शन 294A तक ये विस्तृत है। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको स्टडी करने के पर्पस से, स्टडी करने के उद्देश्य से पार्ट वाइज बांट दिया है, थोड़ा सा सरल बनाने के लिए। तो वो आप देखेंगे पार्ट कौन से हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आपको 3 पार्ट मेंशन हो रहे हैं। जो पहला पार्ट है वो लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो ये लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो कि धारा 268 से लेकर के 278 तक है। आज का हमारा जो क्लास 18वां वीडियो क्लास लेक्चर है, इसमें हम बेसिकली आपसे जो डिस्कस करेंगे वो 268 से 278 तक करेंगे। जो अगला क्लास होगा उसमें हम इसका सेकंड पार्ट जो कि 279 से लेकर के 291 तक होगा, और जो तीसरा इसका जो खंड होगा वो आपका 292 से 294A तक होगा। तो 3 पार्ट में इसको बांट करके देखेंगे ताकि इजी तरीके से हम इसको समझ जाएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो वो आपका है धारा 268 से लेकर के और 278 तक। अच्छा, सेक्शन 268 का जो संबंध है वो लोक न्यूसेंस से है। लोक न्यूसेंस का मतलब होता है लोक अपदूषण, या साधारण भाषा में कह लो तो लोक उपद्रव, यानी किसी व्यक्ति का ऐसा कार्य जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो। शांतिपूर्ण कोई मोहल्ला है, कोई एरिया है, कोई लोकेलिटी है, अगर उस मोहल्ले लोकेलिटी में एक शराब की दुकान खुल जाती है तो शराब की दुकान पर अराजक तत्व इकट्ठा होंगे और उससे मोहल्ले का माहौल खराब होगा। इसको हम कहते हैं लोक अपदूषण, यानी लोक उपद्रव। या कोई आपके मोहल्ले में जुआ घर खोल दे, या ऐसा कोई कारखाना खोल दे, जैसे धान बनाने, चावल बनाने की मशीन लगा दी जाए, उससे घरों का माहौल खराब रहेगा, घरों में गंदगी आएगी। या प्लाई बनाने की मशीन या ईंट भट्ठा लगा दिया जाए, ऐसा कोई भी काम कर दिया जाए, या कोई बारूद की फैक्ट्री लगा दे आपके मोहल्ले में, तो क्या होगा, हमेशा दहशत में व्यक्ति रहेगा। इसको कहते हैं लोक न्यूसेंस, यानी आप ये समझ लीजिए कि इसको सार्वजनिक उपद्रव हम कहते हैं। तो ये 268 है। और अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 290 291 में है। अच्छा, 269, 270, 271 ये हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जो 269 है इसका संबंध है किसी व्यक्ति का ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य या व्यवहार जिससे कोई भयानक या संकटपूर्ण जो संक्रामक रोग है उसके फैलने की संभावना हो। और 270 का मतलब क्या है, 270 में जो व्यवस्था की गई है आईपीसी में, उसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का ऐसा द्वेषपूर्ण कार्य
269 क्या है? उपेक्षापूर्ण कार्य। और 270 क्या है? किसी व्यक्ति का ऐसा दोषपूर्ण कार्य जिससे कोई गंभीर संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो। 269 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो कारावास है वो 6 माह का है, और अगर यहाँ पे बात की जाए 270 में तो यहाँ पे जो कारावास है ये गंभीर अपराध हो जाता है, तो यहाँ पे 2 वर्ष तक का कारावास है। अच्छा, जो 271 है यानी सेक्शन 271 है उसमें क्वारंटाइन के नियमों की अवज्ञा है। क्वारंटाइन का मतलब होता है संघ अवरोध, ये शब्द से सब लोग परिचित हैं और बहुत ही प्रचलित रहा क्वारंटाइन शब्द। तो ये आज का नया शब्द नहीं है, ये तो 1860 में जब आईपीसी हमारी इस्टेब्लिश हुई थी दैट टाइम ही इसको आईपीसी के सेक्शन 271 में डाल दिया गया था, तो इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन 272, 273, 274, 275, 276 पे बात करेंगे, जो कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बहुत ही गंभीर अपराध हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आज इस टॉपिक पे 18वां जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा, इसमें हम आपसे बात करेंगे सेक्शन 268 से लेकर सेक्शन 278 तक। आइए एक एक करके देखते हैं। ये आप एक बार टॉपिक नोट कर लीजिए। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में अध्याय कौन सा है? 15 आईपीसी का। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 268 से 294 ए तक। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, तो आप इसको लिख लीजिए। लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में सेक्शन 268 से 278 है। लोक क्षेम एवं सुविधा को प्रभावित करने वाले अपराध 279 से 291 तक है, और शिष्टता एवं सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध ये 292 से 294 ए तक हैं। तो ये तीनों पार्ट आप नोट कर लीजिएगा। आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस पार्ट पे करेंगे। तो आइए इसकी एक एक धाराओं को ध्यान से देखते हैं। ये सेक्शन 268 आपके सामने लिखा हुआ है, लोक न्यूसेंस यानी लोक अपदूषण, ठीक है, जिसका मतलब हमने आपको बताया है कि सार्वजनिक रूप से कहीं पे उपद्रव करना जिससे समाज का एक वर्ग प्रभावित हो, और ये व्यक्ति विशेष इससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष तब इसके संबंध में मुकदमा दायर कर सकता है जब उसे भारी क्षति हो। अदरवाइज जो यहाँ पे दूसरा पक्ष होता है, मुकदमा दायर करने वाला पक्ष होता है, वो सरकार होती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। धारा 268 लोक न्यूसेंस अथवा लोक अपदूषण। लोक न्यूसेंस अथवा लोक अपदूषण से तात्पर्य सार्वजनिक उपद्रव से है। सार्वजनिक उपद्रव, राइट, जिससे समान रूप से एक पूरा एरिया, मोहल्ला या एक सोसाइटी प्रभावित हो। लोक न्यूसेंस अथवा लोक अपदूषण से तात्पर्य सार्वजनिक उपद्रव से है। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे एक मैरिज गेस्ट हाउस है। तो मैरिज गेस्ट हाउस वहाँ पे है और चारों तरफ से मकान बने हुए हैं, बीच में मैरिज गेस्ट हाउस है। रात के 10 बजे के बाद अगर वहाँ पे म्यूजिक बजता है, साउंड बजता है, डीजे बजता है, तो उससे कम से कम 50 घर आसपास में होंगे जो कि प्रभावित होते हैं। इसे हम कहते हैं लोक न्यूसेंस, जो कि आईपीसी में अपराध है। तो यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखेंगे। लोक न्यूसेंस अथवा लोक अपदूषण से तात्पर्य सार्वजनिक उपद्रव से है। ये एक ऐसा आपराधिक मामला है, आपराधिक मामला है। ये एक क्वेरी हुई थी, क्या लोक न्यूसेंस सिविल मामला है या आपराधिक मामला है, मतलब क्रिमिनल है या दीवानी मामला है? तो आपका आंसर होगा ये क्रिमिनल ऑफेंसेस है, यानी आपराधिक मामला है। तो यह एक ऐसा आपराधिक मामला है जिसमें ज़्यादातर मामलों में समाज का एक बड़ा वर्ग यानी एक बड़ा तबका प्रभावित होता है। इसके तहत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य रूप से राज्य द्वारा ही मुकदमा चलाया जाता है, परंतु कुछ मामलों में ऐसा व्यक्ति भी मुकदमा कर सकता है जिसे भारी क्षति हुई हो। क्लियर हो गए होंगे। लोक अपदूषण के तहत ऐसे कार्य आते हैं जिससे समाज के लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन को चोट पहुंचे। क्योंकि इसका संबंध ही लोक स्वास्थ्य से है, तो लोक अपदूषण के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन को चोट पहुंचे, जैसे आवासीय क्षेत्रों में आतिशबाजी का कारखाना लगाना, जुआ, लॉटरी या शराब के अड्डे खोलना, रात के सन्नाटे में तेज तेज चिल्लाकर बातें करना,
स्पीकर बजाना या लोकेलिटी के अंदर प्लाई फैक्ट्री, ईंट भट्ठा या चावल का कारखाना आदि लगाना, इस धारा के तहत लोक अपदूषण माना जाएगा या लोक उपद्रव माना जाएगा, जिसके लिए सेक्शन 290 एंड 291 में पनिश किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है या दंड का उपबंध किया गया है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है, लोक न्यूसेंस जो है एक असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध है तो ये नोट करिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिए, असंज्ञेय अपराध है और ये जमानती अपराध है। असंज्ञेय और जमानती अपराध है। अच्छा, सेक्शन 290 में यहाँ पे केवल 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 290 में 200 रुपये के जुर्माने का पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि किसी लोक सेवक द्वारा लोक अपदूषण को खत्म किए जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका हो, इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति इसे जारी रखे या बनाए रखे, तो 291 में उसे पनिश किया जाएगा। और 291 में जब पनिश किया जाएगा तो 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेक्शन 268 सार्वजनिक उपद्रव या लोक अपदूषण, सरल भाषा में आप समझ गए हैं कि एक ऐसा किसी व्यक्ति का कार्य जिससे एक जन समुदाय प्रभावित हो और उसके स्वास्थ्य और जीवन को तकलीफ पहुँचे, चोट पहुँचे। कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है या किसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको साउंड से तकलीफ होती है, और उसी मोहल्ले में एक व्यक्ति रात के 12 बजे 2 बजे जो है तेज आवाज़ में स्पीकर चला करके जो है और गाने बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, शोरगुल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंच रही है, चोट पहुंच रही है। ये मैटर आपका लोक न्यूसेंस का है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इस सेक्शन को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 269। हमने आपको बताया भी कि इसमें किसी व्यक्ति का ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य, उपेक्षा का मतलब है परवाह न करना किसी चीज़ की, बिल्कुल लापरवाही से नेग्लेक्ट करते हुए, तो किसी व्यक्ति का ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे किसी संक्रामक रोग या महामारी के फैलने की संभावना हो, ये बर्ड फ्लू हो गया या कोरोना वायरस हो गया जो चल ही रहा है, या आपका स्वाइन फ्लू हो गया, इस तरह का कोई भी ऐसा उसका उद्देश्य नहीं है लेकिन वो उपेक्षापूर्ण, उसको परवाह नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है कि वो फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन उसके कार्य जो कि उपेक्षापूर्ण कार्य है उससे फैल सकता है। देखिए 269 और 270 में जो अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि 270 गंभीर अपराध बन जाता है। मैं किसी प्रकार के वायरस या महामारी से संक्रमित नहीं हूँ, लेकिन जो शासनादेश जारी किए गए हैं, जो लोक सेवक द्वारा आदेश प्रख्यापित किए गए हैं, उसकी परवाह नहीं करता हूँ और मैं निकल रहा हूँ रोड पे, मैं संक्रमित होऊंगा, दूसरे को संक्रमित करूंगा, यानी संक्रमण फैलने की संभावना को जन्म दे रहा हूं। कैसे? उपेक्षापूर्ण कार्य से। 269 का ऑफेंस कर रहा हूं। और दूसरा पॉइंट 270, मैं स्वयं संक्रमित हूं। मैं संक्रमित हूं और ये मैं भली भांति जानता हूं कि मैं महामारी या संक्रामक रोग से संक्रमित हूं। इसके बावजूद द्वेषपूर्ण भावना से, विद इंटेंसली, आशय के साथ किसी अन्य व्यक्ति में संक्रमण फैलाने के उद्देश्य से कोई कार्य करता हूं, तो यहाँ पे 270 का ऑफेंस हो जाएगा, यानी धारा 270 का अपराध हो जाएगा, जो कि एक गंभीर मामला है और यहाँ पे 2 साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। तो आप 269 नोट कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। उपेक्षापूर्ण कार्य यानी नेग्लेक्ट करते हुए किसी कार्य को करना जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग, संक्रमण यानी इन्फेक्शन फैलने का संभावना हो। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा विधि विरुद्ध या उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या महामारी जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस आदि के संक्रमण फैलने की संभावना हो, तो ऐसे व्यक्ति इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे, जो कि 6 माह तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली क्वेरी आपसे यही हो, मास्क न पहनना सेक्शन 269 के तहत दंडनीय अपराध है। और यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो 269 का अपराध है ये संज्ञेय अपराध है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, लेकिन जमानती है।
जमानती है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये संज्ञेय अपराध है लेकिन जमानती है। तो मास्क न पहनना धारा 269 के तहत दंडनीय अपराध है। यहाँ पे एक केस देखिएगा, एक वाद था जो इससे संबंधित है 269 से। डॉक्टर मेरू भाटिया बनाम राज्य, दिल्ली हाई कोर्ट 2001 का मैटर था। यहाँ पे डॉक्टर द्वारा एक संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया गया, लापरवाही से एक संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया गया जिससे किसी महिला का गर्भपात हो गया था। तो ये 269 का ऑफेंस है और ये इससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मेरू भाटिया बनाम राज्य, दिल्ली हाई कोर्ट 2001। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है धारा 270, अध्याय 15 की धारा 270 आप देख रहे हैं। परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। इससे बैक वाले सेक्शन में क्या देखा था, उपेक्षापूर्ण कार्य, और ये क्या है, परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। एक चीज़ अगर आप याद करें, थोड़ा सा बैक में लौटें, और जब फर्स्ट टाइम कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था, मीन्स आपका मार्च, या ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मार्च ही था, मार्च 2020 से लेकर के और आगे तक। तो उस समय एक आपने सुना होगा कि एक इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे, कई कंट्रीज़ में इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं जिनको तबलीगी जमात के लोग कहा जाता है। तो तबलीगी जमात के जो लोग थे, कथित तौर पे उन पे जो आरोप लगाया गया था, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कहता हूँ क्या मैटर था क्या नहीं था, लेकिन कथित तौर पे जो आरोप लगाया गया था वो 270 का अपराध था कि अगर तबलीगी जमात का कोई भी व्यक्ति, चूँकि वो हवाई सफ़र कर रहे थे और कई कंट्रीज़ जहाँ पे संक्रमण फैला हुआ था वहाँ से हो करके आ रहे थे और संक्रमित पाए गए बहुसंख्यक, उसके बावजूद भी वो पूरे देश में जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे इस्लाम का, तो उनके द्वारा जो संक्रमण फैल रहा था वो सेक्शन 270 के अपराध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। जो व्यक्ति जानबूझकर परिद्वेष से किसी घातक रोग से संक्रमित होते हुए दूसरे को उसी रोग से संक्रमित करने के उद्देश्य से कोई कार्य करेगा। क्लियर हो गया होगा कि कोई व्यक्ति घातक रोग से संक्रमित होते हुए उसी रोग से दूसरे को संक्रमित करने के लिए कोई कार्य करेगा तो इस धारा के तहत 2 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। आपको यहाँ पे बता दें कि ये संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है किंतु जमानती है। संज्ञेय अपराध है किंतु जमानती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी यहाँ पे समझौता नहीं किया जा सकता, समझौता योग्य अपराध नहीं है। अच्छा, एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक पुरुष है ए, ठीक है, एक पुरुष ए है और ये एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके बावजूद वो जानबूझकर महिला बी से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, यानी शादी करता है। यहाँ ए ने धारा 270 का अपराध किया है। तो ये आप दृष्टांत, एक उदाहरण ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी गंभीर बीमारी यानी एड्स जो है संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है जिससे वो पीड़ित है और इसके बावजूद वो महिला बी से शादी करता है। यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने सेक्शन 270 का अपराध किया है। एक प्रकरण और आपको बताएंगे, एग्जैक्टली केस मुझे याद नहीं है लेकिन मैं उसकी समरी करता हूँ। 1886 यानी 1886 का मैटर है, बॉम्बे का ये है, मुंबई का मैटर है। इसमें एक प्रोफेशनल सेक्स वर्कर यानी प्रोस्टिट्यूशन करने वाली एक महिला, एक वेश्या थी जो किसी यौन रोग से पीड़ित थी, यौन जनित रोग से पीड़ित थी। अब वो यौन जनित रोग क्या हो सकता है, जो भी रहा हो, यौन जनित रोग से पीड़ित थी। इसके बावजूद जो है ये एक पुरुष कस्टमर जो उस महिला के पास, सेक्स वर्कर के पास जाता है, उसको वो बताती है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और ये स्वस्थ बताते हुए उसके साथ यौन संबंध स्थापित करती है और इस यौन संबंध स्थापित करने के पश्चात वह पुरुष भी उसी संक्रामक, यौन संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर
उस महिला के साथ साथ पुरुष भी सह अभियुक्त है, यानी पुरुष भी एक जिम्मेदार नागरिक है और वह भली भांति जानता था कि एक ऐसी महिला जो प्रोफेशनल सेक्स वर्कर है उससे इस तरह के संक्रमण जो यौन जनित संक्रामक रोग है फैल सकते हैं। तो यहाँ पे पुरुष को भी कोर्ट ने जो है बराबर का दोषी माना था, तो यहाँ पे महिला को रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इस तरह के भी बहुत सारे मैटर आते हैं। खैर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शन 270 में जो प्रावधान किए गए वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये जो इस समय टाइम पीरियड चल रहा है उसमें हो सकता है कि ये आपसे पूछा जा सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है 271 धारा 271, है ना, समझ में आ रहा, धारा 271 करंटीन, जिसका इंग्लिश वर्जन है क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा, है ना, करंटीन या क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। तो क्वारंटाइन का मतलब यहाँ पे है संगरोध, संगरोध दो शब्दों से मिलके बना है संगरोध। रोध मतलब मनाही और संग मतलब रहना, है ना, संगरोध यानी साथ रहने की मनाही। बेसिकली आपको बताएं कि दैट टाइम जब ये 1860 में एस्टेब्लिश हुआ आईपीसी, तो कोविड जैसा तो कुछ था नहीं, और कोविड जैसा कुछ था नहीं तो आज की जो पीढ़ी है वो क्वारंटाइन शब्द से अपरिचित रही कि भाई क्वारंटाइन भी कुछ शब्द है, लेकिन नहीं, आईपीसी में तो ये बहुत पहले उल्लेख कर दिया गया था। 271 सेक्शन में भारतीय दंड संहिता की बहुत पहले उल्लेख कर दिया गया था। और एक चीज़ आपको बता दें कि पहले जो विदेशों का आवागमन था वो व्यापारी वर्ग का था, आम आदमी विदेश नहीं जाता था, है ना। जैसे आज के समय में है कि एक आम आदमी भी विदेश घूमता है, आता जाता है, नौकरी करता है, दैट टाइम व्यापारी वर्ग था। अच्छा, हवाई सुविधाएं और सड़क सुविधाएं ये थी नहीं, जो भी ट्रेड होता था वो जलयानों के द्वारा होता था। तो संक्रमण रोग जैसे फैले हैं, आपने सुना प्लेग फैले हुए थे, या अन्य संक्रमित रोग किसी क्षेत्र में फैले हुए हैं, और जो व्यापारी वर्ग होता था वो जलयान से व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश तक जाता था, कई कई महीने लग जाते थे। सपोज करिए कि एक ऐसा जलयान है जहाँ पे संक्रामक रोग फैला हुआ है, उस जलयान का दूसरे जलयान से समागम कराना, तो यहाँ पे क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन होगा। यानी एक जलयान जो क्वारंटाइन में रखा गया है उसको दूसरे जलयान के साथ समागम कराना। लेकिन आज की अगर समय में प्रासंगिकता इसकी देखी जाए तो आप सब परिचित हैं उससे। देखिए, जिसको हमने डेफिनेशन में डाल दिया है कि संक्रमण रोग फैलने के दौरान जो कोई व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए अथवा प्रख्यापित का मतलब लागू किए गए करंटीन यानी क्वारंटाइन के नियमों की जानबूझकर अवज्ञा करेगा, वह धारा 271 के तहत 6 माह तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट में अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इस समय सरकार के जो क्वारंटाइन के नियम बनाए गए वो क्या है। सपोज करिए कि आप लखनऊ एयरपोर्ट पे आते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट से आप दिल्ली एयरपोर्ट का सफ़र तय करना चाहते हैं। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हर व्यक्ति को वहां पे अपने कोविड-19 के निगेटिव होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, और यदि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 14 दिन, जो कि नियम है कोरोना वायरस में, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। अब इस क्वारंटाइन के जो 14 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, अगर इसका कोई विरोध करता है, इसके अगेंस्ट जाता है, तो सेक्शन 271 का वो अपराध करता है। संक्रमित होना अपराध नहीं है, संक्रमण के दौरान जो रूल बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट जाना, उनके विरुद्ध जाना, वो एक प्रकार का ऑफेंस है जो कि 271 में दंडित किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एक एक चीज़ें एकदम क्लियर करके चलिएगा, और यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 269, 270, 271 ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन धारा 272 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिकली जब हमारी आईपीसी इस्टेब्लिश हुई दैट टाइम जो इसमें प्रावधान किए गए थे वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं।
जब ये धारा इस्टेब्लिश की गई थी 1860 में आईपीसी के साथ, तो उस समय ये काफ़ी लिबरल थी, काफ़ी उदार थी। इसमें जो दंड का प्रावधान था वो केवल 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों था। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही गंभीर अपराध बन चुका है। ये एक तरह का गैर इरादतन हत्या का अपराध बन चुका है, गैर इरादतन मानव वध का अपराध जैसा हो चुका है। और यहाँ पे आजीवन कारावास तक यानी उम्र कैद की सज़ा तक प्रावधान किया गया है और 50 लाख रुपए तक के अर्थदंड को भी लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा गंभीर होकर के देखिएगा, क्या इसकी एक्चुअल स्टेटस है प्रेजेंट में, इस चीज़ को मेंटेन करके चलिएगा। पहला जैसे ये मूल आपकी आईपीसी में मेंशन है वो देखिए, सेक्शन 270 यानी धारा 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, खाद्य या पेय का मिश्रण। यहाँ पे एक ऐसी खाने या पीने की चीज़ जो बेची जानी है, जिसको बेचा जाना है, उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक वस्तु का मिश्रण करना, मिलावट करना, वो सेक्शन 272 यानी धारा 272 का अपराध है। यानी एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक। यहाँ पे इंटेंडेड फॉर सेल यानी बेचने के आशय से या जिसका बेचना जाना संभाव्य हो, इंटेंशनली जो है उसमें किसी ऐसे अपशिष्ट का मिलाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो बेसिकली जब ये धारा इस्टेब्लिश की गई थी तो उस समय जो है इसमें 6 माह तक का कारावास था, 1000 रुपये तक का जुर्माना था, अथवा दोनों हो सकता था। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 272 ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी खाने या पीने की वस्तु जो कि बेचे जाने के उद्देश्य से है या इसकी संभावना है, ऐसी मिलावट करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो 6 माह तक के कारावास या 1000 रुपये के अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा था। लेकिन 1975 की अगर बात करें तो 1975 में, चूँकि हम लोगों के जो एग्ज़ाम यूपीएसआई को फोकस करके अगर बात करें तो उसमें हो सकता है ये बात पूछी जाए। 1975 में ये एक्ट नंबर 47 था, एक्ट नंबर 47 था और एक अमेंडमेंट हुआ, स्टेट अमेंडमेंट हुआ, जिसमें यहाँ पे जो कारावास का प्रावधान किया गया वो आजीवन कारावास कर दिया गया। यानी इसके साथ साथ 272, 273, 274, 275, 276 उत्तर प्रदेश के संबंध में आजीवन कारावास का प्रावधान है और यहाँ पर साथ में जुर्माना भी है और जुर्माना हो गया, जबकि आप बेसिकली देखें तो अथवा जुर्माना था। तो आजीवन कारावास और जुर्माना है। इसके साथ साथ ये संज्ञेय अपराध है, जबकि ये बेसिकली क्या था, असंज्ञेय अपराध था। असंज्ञेय अपराध था, जमानती अपराध था और कोई भी न्यायालय द्वारा इसे विचारण किया जा सकता था, कोई भी कोर्ट इसका विचारण कर सकता था। लेकिन अभी 1975 के बाद से चेंजेज के बाद जब स्टेट अमेंडमेंट हुआ यूपी में, तो ये आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हो गया और साथ में जुर्माना। संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है, गैर जमानती अपराध है और सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट द्वारा, यानी एक गंभीर अपराध का रूप ले लेता है। यानी किसी भी खाद्य पदार्थ जो कि विक्रय के उद्देश्य से है, मिलावट करना संज्ञेय गैर जमानती अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, जहां पे आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अच्छा, यहाँ पे यूपी के साथ साथ जो है 1973 में जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एग्जैक्टली यही प्रावधान किए गए और उड़ीसा में भी यही प्रावधान बाद में 1975 के बाद में, मुझे सन नहीं याद है। तो प्रेजेंटली जो है 1975 ये यूपी में और 73 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों राज्यों में एग्जैक्टली यही प्रावधान है। यहाँ पे खाद्य पदार्थ जो बेचे जाने के उद्देश्य से है, मिलावट करना किसी प्रकार का जो है वो संज्ञेय गैर जमानती अपराध है और किसी प्रकार का समझौता यह नहीं किया जा सकता है, यानी नॉन कंपाउंडेबल है और
आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट से और अवगत कराएंगे आपको। 2015 में संजय जायसवाल एक सांसद हुआ करते हैं। संजय जायसवाल द्वारा जो है एक उसमें संसद में बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, जो कि सेक्शन 272 और 273 से संबंधित होता है, जिसमें प्रावधान क्या किया गया है कि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि इसको एक समान रूप से पूरे भारत में संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा, गैर जमानती अपराध बनाया जाएगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम सज़ा होगी वो आजीवन कारावास होगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर जुर्माना होगा तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यानी 2015 का जो बिल है, जो कि 272 और 273 में संशोधन से संबंधित बिल है। आपको बताया हमने कि संजय जायसवाल नामक जो है MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ये बिल लाया गया था। तो इसमें बताया गया कि संज्ञेय अपराध गैर जमानती अपराध होगा, आजीवन कारावास या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो 272, 273, 274, 275 और 276, यानी इनका कोई भी ऑफेंसेस होता है तो एग्जैक्टली इसी दंड से दंडित किया जाएगा। अब चूंकि आज की डेट में ये काफ़ी गंभीर अपराध बन चुका है, बट दैट टाइम जब इस्टेब्लिश हुई थी IPC तो आप देखिए ना के बराबर ये अपराध था। तो ये आप नज़र में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट सेक्शन 273 है, और 273 में जो प्रेजेंटली दंड के प्रावधान है बिल्कुल सेम 272 जैसे हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो धारा 272 है तो 273, 274, 275, 276 तक एग्जैक्टली वही दंड का प्रावधान है। 272, 73 है खाद्य पदार्थ में मिलावट या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना, और 274 है मिलावटी दवाओं में मिलावट करना, औषधि में मिलावट करना, और 75 में मिलावटी औषधि को बेचना, और 76 में क्या है दोस्तों कि कोई अन्य दवा के स्थान पे दूसरी दवा का विक्रय करना, यानी रैपर वगैरह चेंज कर या उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान एक रेमडेसिविर करके इंजेक्शन था, जिसमें एक्चुअल जो इंजेक्शन था उसकी लोगों ने कालाबाजारी की, और यहाँ पे क्या किया, काफ़ी जब डिमांड बढ़ गई और उपलब्धता कम थी तो अराजक तत्वों ने इसका फ़ायदा उठाया, और रैपर कुछ और उसके अंदर कुछ और, यानी यहाँ पे जो अपराध किया जा रहा था वो 276 का अपराध किया जा रहा था कि किसी पर्टिकुलर नाम की जो दवा है उसके स्थान पे कोई और दवा गलत रैपर या गलत उसका जो है प्रिंट करके या लोगो लगा करके उसको लोगों को बेचना, या पर्टिकुलर कोई ऐसी तत्व है जो उसमें 20% होना चाहिए लेकिन वो 10% उसमें करके उसको बेचना, और प्रयोग करने वाला व्यक्ति तो यही सोचता है कि वो 20% के साथ प्रयोग कर रहा है। तो सेक्शन 276 का अपराध हो रहा है, और इनमें सब में यानी 272, 273, 274, 75 और 76 अगर यूपी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रेफरेंस में बात किया जाए तो एग्जैक्टली वही दंड है जो 72 में मेंशन किया गया है। और 2015 का जो विधेयक है उसके आधार पर बात किया जाए तो 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, अथवा आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अपायकर, नॉक्सियस, अपायकर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को जो खाने या पीने के उद्देश्य से है उस दशा में ना हो, यानी खाने पीने की दशा में ना हो। तो खाने पीने की दशा में तो वो भी नहीं है जो एक्सपायरी डेट की है। आप बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते होंगे, एक बिस्किट का पैकेट लाते होंगे और उसमें लिखा रहता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, XYZ कुछ भी लिखा रहता है। आफ्टर दिस क्या होता है कि वो खाने या पीने की दृष्टि से अपायकर हो जाता है, नॉक्सियस हो जाता है, यानी प्रयोग की दृष्टि से वो उचित नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, उसकी भी पैकेट पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर इतने दिन। आप दूध का पैकेट लाते हैं, ब्रेड का पैकेट लाते हैं, कुछ भी आप XYZ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट होती है, यानी एक्सपायरी डेट की वस्तुओं को बेचना भी 273 का अपराध है। यहाँ पर जब हम लेने जाते हैं तो आप देखते हैं दुकानदार को अगर हम अवगत भी कराते हैं तो मुस्करा के टाल देता है, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है।
आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, एक बड़ा जुर्माना। और ये विधेयक 2015 के तहत तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये साधारण अपराध नहीं है, ये मानव वध की तरह से अपराध है, ये गैर इरादतन हत्या जैसा अपराध है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई है, यानी खाने और पीने की दृष्टि दशा में नहीं है या हो गई है, अपायकर कर दी गई है या हो गई है। अपायकर कर दी गई है का मतलब कोई मिलावट कर दी गई है, और हो गई है मतलब स्वतः उसकी डेट खत्म हो गई है, एक्सपायरी, इसी को हम कहते हैं। अपायकर कर दी गई है एक अलग पॉइंट है, मतलब मिलावट कर दी गई है। जैसे हम मस्टर्ड ऑयल खरीदने जाते हैं और मस्टर्ड ऑयल खरीदने गए, उसमें ऐसी चीज़ का मिलावट कर दिया गया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या हम मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, जब डिमांड मिठाइयों की ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड को पूरा करने के लिए या अराजक तत्व तो एक अवसरवादी लाभ उठाने के लिए मिठाइयों में, खोए में, दूध में, पनीर में मिलावट करने लगते हैं। तो ये क्या है? अपायकर कर दी गई है। और एक ऐसा ब्रेड का पैकेट है जो एक्सपायरी डेट का है, वो अपायकर हो गया है। अर्थात खाने या पीने के योग्य ना रह गई हो अथवा एक्सपायरी डेट की हो तो बेचेगा या बेचने के उद्देश्य से दुकान में रखेगा, वह इस धारा के तहत 6 माह तक के कारावास, 1000 रुपये के जुर्माने अथवा 1000 रुपये के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो दैट टाइम प्रावधान था जब हमारी आईपीसी इस्टेब्लिश हुई थी, और उस समय ये असंज्ञेय अपराध था। असंज्ञेय अपराध था। असंज्ञेय अपराध का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो विद वारंट गिरफ्तार करेंगे। विद वारंट का मतलब आप बिना वारंट के हमें नहीं गिरफ्तार कर सकते थे इसमें, लेकिन आज की डेट में अगर यूपी के अंदर ये अपराध कोई करता है तो किसी प्रकार के वारंट की जरूरत नहीं है, हम आपको विदाउट वारंट यानी बिना मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के गिरफ्तार कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि आज की डेट में ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रेफरेंस में बात की जाए तो संज्ञेय अपराध बन चुका है, गैर जमानती अपराध है, और ये यहाँ पे बेल नहीं होगी आपकी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी प्रकार के मजिस्ट्रेट के वारंट की या आदेश की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था? ये जमानती अपराध था, समझौता योग्य तब भी नहीं था, समझौता योग्य अब भी नहीं है। अभी इसमें आपका जो कारावास है वो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और जुर्माना है। दैट टाइम सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना था और 6 माह तक का कारावास था। अच्छा, 2015 के अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है और या आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो ये 273 को नज़र में रखिएगा। 272, 273 में सिर्फ अंतर ये है कि उसमें खाद्य पदार्थ जो बेचने के उद्देश्य से में मिलावट करना और इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ या एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों को सेल आउट करना या दुकान पे रखना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 274, 275 एंड 276, धारा 274, 275 और 276। 274 में कहा गया है कि विक्रय के उद्देश्य से दवाओं में मिलावट करना। 275 में कहा गया है मिलावटी दवाओं को बेचना या मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर में रखना। और 276 में कहा गया है कि औषधि एक ऐसी जिसके स्थान पे दूसरी औषधि यानी भिन्न औषधि के स्थान पर भिन्न औषधि या भिन्न कंटेंट्स या भिन्न फार्मूले के साथ उसको बेचना। हमने आपको बताया कि अगर एक ऐसी औषधि जिसमें एक पर्टिकुलर तत्व 20% होना चाहिए, फार्मूला उसका है कि 20% ये होना चाहिए, बट वो क्या है? 5% है, 10% है। तो भिन्न कंटेंट्स के साथ जैसा फार्मूला एग्जैक्टली उस दवा का है वैसा ना होकर के डिफरेंट टाइप का होना या उसकी क्वांटिटी का कम ज़्यादा होना। सपोज अगर कोई इंजेक्शन 3 ml का है और जिसका रेट 500 रुपये है, उसको 1.5 ml में बेचना सेम रैपर के साथ जो है, बट उसमें 3 ml लिखा होना, यानी लोगों को गुमराह करना। भिन्न औषधि के स्थान पर भिन्न औषधि या भिन्न फार्मूले या कंटेंट्स की औषधि को बेचना सेक्शन 276 का अपराध है। तो यहाँ पे ये 3 धाराएं याद रखेगा और इनके बारे में हम आपको बता दें कि बेसिकली जब आईपीसी इस्टेब्लिश हुई दैट टाइम ये असंज्ञेय अपराध थे, असंज्ञेय जमानती अपराध थे। असंज्ञेय और जमानती नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल थे ये। और यहाँ पे जो कारावास था वो 6 माह तक का था।
6 माह तक का, या 1000 रुपये का अर्थदंड था। पहले जैसा है बिल्कुल, 272 273 देख लिया, एग्जैक्टली सेम है। तो इनका ये पूरा ध्यान रखिएगा, सेम दंड है यहाँ पे, 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना, या बोथ, दोनों। अभी अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात की जाए, जहाँ पे स्टेट अमेंडमेंट हुआ है, तो इनकी बात की जाए तो इन तीनों सेक्शनों के लिए वही दंड है जो सेक्शन 272 में है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। किंतु अगर 2015 के अमेंडमेंट की बात की जाए तो इन सभी अपराधों के लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास तक का, और जो जुर्माना है अथवा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, यानी जो पेनाल्टी लगेगी वो 50 लाख रुपए तक हो सकती है, या आजीवन कारावास तक की सज़ा भी हो सकती है, जो 2015 का विधेयक है उसके आधार पे। अच्छा, पहले ये असंज्ञेय अपराध और जमानती था, अब ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, और विचारण जो होगा वो सत्र न्यायालय द्वारा यानी सेशन कोर्ट करेगा, जबकि दैट टाइम किसी भी न्यायालय में विचारण किया जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा, साधारण भाषा में लिखा हुआ है और आप इसको दिख रहा है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सामान्य सा है, 274, 275, 276। अगर 72 और 73 समझ में आ गया तो ये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये नेक्स्ट आपके और आज के इस 18 नंबर जो वीडियो लेक्चर है इसके लास्ट सेक्शन है 277 एंड 278। तो धारा 277 क्या है? एक ऐसा सार्वजनिक जल स्रोत, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, के जल को जो सार्वजनिक रूप से व्यक्ति उपयोग करता है उसको कलुषित करना या दूषित करना, जो उपयोग के योग्य ना रह जाए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जानबूझ करके करता है, जैसे किसी कुएं में जिसका पानी पीने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक कुआं है, तो उसमें कोई जानवर की मरी हुई बॉडी को डाल देना या कोई जहरीला पदार्थ किसी तालाब में डाल देना जिससे किसी के जानवर, जो पालतू जानवर है, पीकर उनकी मौत हो जाए, तो सार्वजनिक जल स्रोत को कलुषित करना सेक्शन 277 का अपराध है। और आपको ये बता दें कि ये संज्ञेय अपराध है लेकिन जमानती है। संज्ञेय अपराध है, जमानती है। यहाँ पे 3 माह तक का कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो नोट कर लीजिएगा, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 277 ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो जानबूझकर किसी सार्वजनिक जल स्रोत अथवा जलाशय को दूषित करेगा जो प्रयोग के लिए अनुपयोगी हो जाए, तो वह 3 माह तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है बट जमानती है, बेलेबल है, जमानती है। हाँ, ये कंपाउंडेबल नहीं है। कंपाउंडेबल नहीं है मतलब समझौता योग्य अपराध नहीं है, दंड यहाँ पे होगा। अगला है 278, वायुमंडल को यानी एटमॉस्फेयर को नॉक्सिकेट करना। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, नॉक्सिसियस, अपायकर बनाना। जो कोई जानबूझकर इस प्रकार वायुमंडल को दूषित करेगा जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास करते हैं या कारोबार करते हैं या लोक मार्ग पर आवागमन करते हैं, तो उनके लिए अगर कोई जानबूझ करके वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को हानिकारक बनाता है स्वास्थ्य के लिए, वह 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 278 है, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, और 277 है लोक जल स्रोत को कलुषित करना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संज्ञेय अपराध है, यहाँ पे असंज्ञेय अपराध है और जमानती है। असंज्ञेय और जमानती है, इसमें किसी भी प्रकार के कारावास का प्रावधान नहीं है, कारावास का उपबंध नहीं किया गया है। यहाँ पे 500 रुपये तक का अर्थदंड है, जबकि 277 में 3 माह तक के कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या बोथ। तो ये अध्याय जो हम लोग 15 देख रहे थे,
इसका एक पार्ट हमने देखा है लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग या नेक्स्ट और उसका जो नेक्स्ट है यानी आप मान के चलिए सेक्शन 279 यानी 279 से लेकर के और 294 ए तक, यहाँ तक हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।